हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, एनवीएस लैब असिस्टेंट की जो या लैब अटेंडेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं लगातार आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आपका फिजिक्स हुआ, चाहे आपका केमिस्ट्री हुआ, चाहे आपका जो है हिंदी और इंग्लिश के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, रीजनिंग है उसके कुछ वीडियोस अपलोडेड किए गए हैं। तो मैं आपकी जैसे भी सहायता हो सकती है उस प्रकार से सहायता कर रहा हूँ। और अभी हमने जो एमसीक्यू बैच चला रखा था उसके अंदर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज मैंने थोड़ा सा आप सभी लोगों को, कल स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था सर प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दिया करें, तो अब से मैं जो है आप लोगों को टाइम भी दूंगा और टाइमर जो है हमारा साइड में लगा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, एक घूमते हुए शेफ्ट से धागे से बंधी हुई एक गेंद एक समान गति पर घूमती है। शेफ्ट को अचानक रोकने पर गेंद के डैश 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 कोणीय वेग के साथ धागा शेफ्ट के चारों तरफ लिपटना आरंभ कर देता है। तो बताइए गेंद का जो कोणीय वेग है बढ़ते हुए, घटते हुए, स्थिर रहते हुए या शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। और आपको मिलेंगे पर क्वेश्चन के लिए ओनली एंड ओनली 30 सेकेंड। स्टार्ट। जल्दी से बताएंगे इसका जो भी आंसर होगा, ठीक है, जल्दी से बताते जाएंगे, फिर मैं आपको पूरा समझा दूंगा। जल्दी जल्दी, आपकी 17 सेकेंड, 18 सेकेंड, 19 सेकेंड, 20 सेकेंड, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो बिल्कुल आपको मिले 30 सेकेंड और इसका आंसर राइट है घटते हुए। ठीक है, तो अब मैं आपको समझा देता हूं सबसे पहले कि ये कोणीय वेग है क्या। तो जो वर्ताकार मार्ग है यानी आपका जो शेफ्ट है दोस्तों, वो अपना वर्ताकार मार्ग तय कर रहा है, तो उसके जो गतिशील कण होंगे वो वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली एक रेखा 1 सेकेंड के अंदर कितनी घूम रही है। यानी कि देखो भाई, शेफ्ट जो है लगभग इस प्रकार का होगा, ये वर्ताकार। तो ये जो रेखा है आपकी, ये 1 सेकेंड में कितनी घूमती है, कितने में, 1 सेकेंड में कितनी घूम रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, अब शेफ्ट को अगर अचानक से हम रोक देंगे तो गेंद का क्या होगा, घटता हुआ कोणीय वेग के साथ में धागा जो है शेफ्ट के चारों ओर लिपटना प्रारंभ कर देगा। तो जो शेफ्ट है वो क्या हो गया, रोक दिया गया है, तो वो क्या करेगा, कोणीय वेग उसका घटता जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कौन सा वाला, तो नेक्स्ट है कि एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। क्या है, एक लड़का है उसका भार 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है, तो वह कितना कार्य करता है। और आपका समय होता है स्टार्ट। जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से जल्दी बताएंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्य होता क्या है। कार्य का फॉर्मूला पता होगा तो फिर हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी करिए, इसका आंसर क्या होगा। 300 न्यूटन का है भाई बच्चा, देख लो, और 7 मीटर ऊंचाई पर जा रहा है, फिर वापस से नीचे आ जाता है। 26, 27, 28, 29 और ये 30 सेकेंड कंप्लीट। ठीक है, 31 मिल गई। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहले कार्य होता क्या है, तो कार्य जो है वो आपका होता है बल गुणा विस्थापन। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अब जो है हमारे पास में विस्थापन के बारे में बात करते हैं। बल तो जो है भार है 300 न्यूटन, तो नीचे की तरफ जो है जब ये ऊपर जा रहा होगा तब भी नीचे लगेगा, जब नीचे आ रहा होगा तब भी नीचे लगेगा। तो 300 न्यूटन इंटू जी, जो mg है वो लगता रहेगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विस्थापन कितना होगा, देखो ये बोल रहा है एक मकान की दूसरी मंजिल जो कि मंजिल है 7 मीटर ऊंची है और चढ़ने के बाद वापस नीचे आ जाता है, विस्थापन कितना हो गया, 0। जहां से गया था वहीं वापस से आ गया तो विस्थापन 0 हो गया। ये मैंने आपको समझाया था पीछे थ्योरी वाली क्लास में। तो जब इसका विस्थापन
जीरो है। अब कोई सोच रहा होगा क्लास कहाँ है, तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर देखो। अब जैसे ही विस्थापन शून्य हुआ, कार्य क्या हो गया, शून्य हो गया। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है सी, शून्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्या, कि भाई एक हमारे पास में 10 किलो के, कितने, 10 किलो के एक पिंड को, 10 किलो का एक पिंड है जिसको हम 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहां से वह चला था, तो कार्य होगा। अरे बताइए इसका आंसर जल्दी, चलो टाइम स्टार्ट, बताइए बताइए। 10 किलो का एक पिंड है, 30 मीटर की ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं, फिर उसे उसी स्थान पर लेकर आ रहे हैं, तो बताओ क्या होगा। अब ये भाई साहब जिसने पीछे वाला क्वेश्चन ध्यान से सुना समझा, उसके लिए इसका आंसर एकदम सटीक तरीके से आ जाएगा, और इसीलिए इसको मैं दूंगा केवल और केवल 20 सेकेंड, और इसका राइट आंसर है 0 जूल। क्योंकि भाई जहां लेकर गया था वहीं पर वापस लेकर आया ना, उसने बोला खुद ने, उसी स्थान पर लेकर आ गया। और जब वस्तु चलती है जिस स्थान से, उसी स्थान पर वापस आ जाए तो उसका विस्थापन होता ही 0 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उड़ते हुए, ये क्वेश्चन बड़ा कर देता हूं मैं, एक उड़ते हुए चक्के की, जो उड़ता हुआ चक्का होता है उसके प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जा सकती है। ठीक है, तो उड़ते हुए चक्के की जो प्रति सेकंड घूर्णन जो कर रहा है वो किससे माप सकते हैं, तो वो हम माप सकते हैं स्ट्रोबोस्कोप से। किससे, स्ट्रोबोस्कोप से। समझ में आ गई बात। क्योंकि उड़ते हुए चक्के की अगर हमें प्रति सेकंड घूर्णन निकालना है तो हम स्ट्रोबोस्कोप का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जो अदर ऑप्शन है जैसे कि बैरोमीटर, अच्छा इसके लिए टाइम नहीं दिया, कोई नहीं यार अगली बार। बैरोमीटर जो है, तो बैरोमीटर जो है वो तो क्या करता है, वायुमंडलीय दाब नापने के काम आता है। क्या नापेगा ये, तो वायुमंडलीय दाब। आपका स्ट्रोबोस्कोप जो भी उड़ता हुआ चक्के वगैरह है उनके प्रति सेकंड कितने घूर्णन हो रहे हैं। और जो एनीमोमीटर है ये क्या काम आएगा, तो ये वायु का वेग नापने के काम आता है, वायु का वेग नापने के काम आता है। और जो हमारा हाइग्रोमीटर है, ये हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता नापने के काम आता है। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने, क्या मापने के काम आता है, आर्द्रता मापने के ये काम आता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम टाइम देंगे भाई, और इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। बैरोमीटर काम आता है वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको मापने के लिए इसका उपयोग लेते हैं हम। और एनीमोमीटर का काम होता है वायु का वेग यानी वेलोसिटी जो है, वेग यानी कि आपके किसका, अरे भाई एयर का, यानी वेलोसिटी ऑफ एयर अगर हमें मापनी है तो हम मेजर करनी है तो एनीमोमीटर यूज करेंगे। स्ट्रोबोस्कोप जो है उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड में कितना रोटेशन हो रहा है वो मापने के काम आता है। और हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों के सामने, और ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इसके अंदर हम आपको देंगे पूरा 1 मिनट का समय, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो ये लीजिए, आपका होता है समय स्टार्ट। करेंगे जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को, 1 मिनट का समय दिया गया है। अच्छा न्यूमेरिकल है, बन सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट। जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। भाई क्या कह रहा है, एक फ्लाई व्हील एक समान कोणीय त्वरण के साथ घूमता है और इसके कोणीय वेग में 10 सेकंड में 20 पाई रेडियन पर सेकंड से 40 पाई रेडियन पर सेकंड की वृद्धि हो जाती है। तो इस अवधि में वह कितनी बार घूमता है। कोणीय वेग की वैल्यू दे रखी है, आपको टाइम दे रखा है, जल्दी बताइए। पूछ रहा है कि वो कितनी बार घूमेगा, यानी कि उसने कितने चक्कर निकाले वो आपसे पूछ रहा है। जल्दी करो, 1 मिनट का समय दिया गया था हमारे और 50 सेकंड ऑलरेडी हो चुके हैं। जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, मज़ा आएगा। और अगर आज का ये मज़ा आ रहा है ना दोस्तों तो प्लीज़ बता दीजिएगा, तो हम फिर मैराथन क्लास भी एक रिकॉर्ड करके डाल ही देते हैं। और ये हो गई 1 मिनट कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक फ्लाई व्हील एक समान कोणीय त्वरण से अगर घूम रही है
तो हम घूर्णन गति की जो समीकरण है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस डी टी, यहाँ पर मैं पहले तीनों समीकरण आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये हमने टाइम दिया था वो है, ये इसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। अब देखिए हमारा पहला इक्वेशन होता है घूर्णन गति का ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस डी टी, ठीक है। दूसरी समीकरण है आपके क्या, तो आपका v बराबर एक सेकेंड डी बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा या ए टी स्क्वायर हम कह सकते हैं, ठीक है, एल्फा टी स्क्वायर। और हमारा थर्ड इक्वेशन होगा कौन सा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा डी, ठीक है। अब देखिए पहला बोला कोणीय त्वरण समान है, तो ये हम इसमें से इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक। लेकिन दूसरी कंडीशन बोली कि कोणीय वेग 10 सेकंड के अंदर 20 से 40 पाई हो जाता है 10 सेकंड के अंदर। तो टाइम है और अंतिम वेग कितना हो रहा है, कोणीय वेग अंतिम 40 और प्रारंभिक कितना है 20 और टाइम कितना है 10 सेकंड। तो ओमेगा है, ओमेगा नॉट है, टी है, मैं डी निकाल लूँगा यहाँ से और डी निकल जाएगा। और फिर मैं जैसे ही इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, अरे जो ये डी निकालना है ये आ जाएगा ना, यहाँ से डी आएगा हमारे पास में एक तो, और फिर जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास में सॉरी अच्छा ये एल्फा है भाई और ये आपका थीटा होता है, ये इधर गड़बड़ हो गई, ये एल्फा आएगा इधर, ठीक है। तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी आ जाएगा। यहाँ से एल्फा निकालेंगे उसको पुट करेंगे सेकंड समीकरण में तो कोणीय विस्थापन थीटा निकल जाएगा और थीटा आएगा वो हमारे क्या होगा, टोटल कितना विस्थापन कितनी बार घुमा वो, और उसमें से चक्रों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे 360 का डिवाइड करेंगे क्योंकि एक चक्कर में 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। चलिए तो देखिए पहली इक्वेशन ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट यूज करेंगे, यानी कि 40 पाई बराबर 20 पाई प्लस एल्फा गुणा 10 सेकेंड। यहाँ से ये इसमें से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 40 पाई माइनस 20 पाई यानी कि 20 पाई बटे 10, ठीक है, बराबर एल्फा कितना आ गया, तो एल्फा बराबर आ गया 2 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यह आ गया एल्फा, ये रेडियन पर सेकेंड भी कह सकते, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर पुट करेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा नॉट यानी इनिशियल यानी प्रारंभिक कोणीय वेग कितना है 20 पाई गुणा समय कितना ले रहा है 10 सेकेंड, ठीक है, प्लस हाफ गुणा एल्फा कितना है 2 पाई गुणा टी स्क्वायर यानी कि 100। इसको करेंगे सॉल्व तो ये 2 से 2 टाटा बाय बाय और ये हो गया 200 और ये 100 पाई यानी कि 300 पाई आ जाएगा। ये क्या आ गया थीटा, थीटा कितना आया है 300 पाई, यानी कि आपका जो ये कोण है या ये फ्लाइंग व्हील है ये 300 पाई एंगल घूम रहा है। तो एक चक्कर में कितना घूमता है 2 पाई, तो 300 चक्कर कितने चक्रों कितनी बार में घुमा होगा, तो 300 पाई डिवाइड बाय 2 पाई, पाई से पाई गया 2 से ये 150 बार कट जाएगा यानी 150 चक्कर, कितने 150 चक्कर हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो हम कह सकते हैं कि ये 10 सेकेंड के अंदर कितनी बार घूम चुका होगा 150 बार ये फ्लाई व्हील जो है घूम चुका होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इजी है ये तो, कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, चलती हुई गोली में या बहते हुए पानी में या चलते हुए हथौड़े में या खींचे हुए धनुष में, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। इसका आंसर बताएंगे 30 सेकंड में, टाइम होता है स्टार्ट, जल्दी बताएंगे। तो भाई गतिज ऊर्जा तो कब होगी, जब हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है जो भी वस्तु है वो चल रही हो, ठीक है।
अब चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष, कौन चल रहा है जल्दी से बताइए। उसमें तो होगी गतिज ऊर्जा, जो रुका हुआ है जो नहीं चल रहा उसमें होगी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये हमारा 5 4 3 2 1 और ये 0। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी? खींचे हुए धनुष में, क्योंकि चली हुई गोली, तो चलते वाले में तो हमेशा क्या होगी? गतिज ऊर्जा। रुके हुए में क्या होगी? अरे चलते हुए में तो क्या होगी? गतिज ऊर्जा। चलते हुए में क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। अब चली हुई गोली यानी गतिज ऊर्जा, बहता हुआ पानी यानी गतिज ऊर्जा, चलता हुआ हथौड़ा यानी गतिज ऊर्जा, खींचा हुआ धनुष, धनुष चल थोड़ी रहा है, खींचा हुआ है, धनुष भले खींच के रखो, कितनी देर रखो, स्थितिज ऊर्जा ही होगी जब तक उसमें से तीर नहीं निकल जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही बड़ा उठाया है हमने और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ये, और ये लीजिए आपके सामने है। और क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति पानी में स्थिर नाव के एक सिरे पर खड़ा है। ठीक है, जल प्रतिरोध की अपेक्षा कर देनी है भाई। जल का प्रतिरोध होता है ना, वाटर रेजिस्टेंस, उसको अभी नहीं नेगलेक्ट करना है, मतलब ठीक, उपेक्षा करने का मतलब। वह व्यक्ति अब नाव के दूसरे सिरे की ओर चला जाता है तो नाव पुनः स्थिर हो जाती है। जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव तंत्र के द्रव्यमान का केंद्र स्थिर रहेगा। बताइए भाई, जल के संबंध में नाव एवं व्यक्ति जो तंत्र बना पूरा, उसका द्रव्यमान केंद्र स्थिर कब रहेगा? ठीक है, और आपके लिए ये दिया जाता है टाइमिंग स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व। केवल तब जब व्यक्ति और नाव के द्रव्यमान समान हो, केवल तब जब व्यक्ति और नाव के अंत में स्थिर हो, या केवल तब जब व्यक्ति नाव पर त्वरण के बगैर गतिमान होता हो। बताइए बताइए बताइए, द्रव्यमान कब स्थिर रहेगा? द्रव्यमान केंद्र जो होता है वो कब स्थिर रहेगा? ठीक है, द्रव्यमान का केंद्र मतलब द्रव्यमान केंद्र। 4 3 2 1 कम। ठीक है, तो दोस्तों द्रव्यमान का जो केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र, वो स्थिर कब रहेगा? जब देखो, वो सीधी सी बात है, उन दोनों के द्रव्यमान का कोई लेना देना नहीं है, वो दोनों का द्रव्यमान में एक बार में स्थिर हो जाएगा, उसके बाद में वो कहीं नहीं जाएगा, तो द्रव्यमान समान रहेगा तो स्थिर ही रहेगा। ठीक है, अगर व्यक्ति और नाव अंत में स्थिर हो जाते हैं तब भी उसका वो जो है द्रव्यमान केंद्र पर आ जाएगा, और केवल तब जब व्यक्ति नाव त्वरण के बगैर जो है गतिमान हो रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, जब त्वरण हो ही नहीं रहा, एक समान गति से चल रहे हैं, इसका मतलब वो तो क्या हुआ एक तरह से, अरे भाई क्या हुआ, एक तरह से सिंपल सा चल रहा है तो उसका द्रव्यमान केंद्र भी उसी के साथ चलता रहेगा चलता रहेगा। तो सभी स्थितियों के अंदर जो है आपके द्रव्यमान केंद्र स्थिर ही रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी थोड़ा बड़ा है, बाकी इसमें तो आंसर बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये, जल्दी करेंगे। और क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? तो क्वेश्चन है हमारा कि ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए तो हम मीटर का उपयोग करें, किसी भी राशि के लिए हम किलोग्राम का उपयोग करें, समय के लिए हम सेकंड का उपयोग करें, ताप के लिए केल्विन का उपयोग करें, विद्युत के प्रवाह यानी करंट के लिए हम जो है किसका उपयोग करें? एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला का, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग करें। तो ये देखो भाई, लंबाई आ गई, राशि आ गई, समय आ गया, टेम्परेचर आ गया, विद्युत तरंग आ गई, प्रकाश घनत्व आ गया और पदार्थ की मात्रा आ गई। सातों की सातों मूल यूनिट्स आ चुकी है। बताइए, तो ये जो है सिस्टम क्या कहलाता है? 30 सेकंड का समय, और ये क्वेश्चन मैं इससे पहले थ्योरी की क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे कमेंट करके। आप सभी लोगों के लिए देखा जा रहा है आपका आंसर, जल्दी बताएंगे, करिए करिए। और ये हुआ आपका समय समाप्त।
तो इसका राइट आंसर है एसआई प्रणाली, जिसके बारे में मैं आप सभी लोगों को कंप्लीट डिटेल के अंदर समझा चुका हूँ कि एसआई प्रणाली क्या होती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, और इसकी पूरी डिटेल आपको पीछे वाली क्लासेस में मिल जाएगी। इसके अंदर 7 तो मूल मात्रकों को रखा गया था जो इसने दे दिए हैं, और 2 इसके साथ में जो है और हम कह सकते हैं पूरक मात्रक रखे गए थे, रेडियन और रेडियन। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि यदि किसी पिंड की गति, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जामों के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी पिंड की गति, कोई पिंड है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी गति जो है उसको दूनी कर दिया जाए, 2 गुनी, दूनी का मतलब है 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो भाई जो आपका पिंड है उसकी 2 गुना गतिज ऊर्जा कर दी, ठीक है, 2 गुना उसकी गति कर दी, तो बताइए उसकी गतिज ऊर्जा जो है पहले वाली और बाद वाली का अनुपात कितना होगा, और इसका टाइमिंग होता है। करेंगे इसको जल्दी से जल्दी, और इसके लिए मैं दे रहा हूं आपको 1 मिनट का समय। जल्दी 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 करेंगे, जल्दी से 1 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको। ठीक है, जल्दी करेंगे इसको सॉल्व, जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने का प्रयास करिए। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, कौन सा फॉर्मूला होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, जल्दी करिए इसको अब, और देख लीजिए आप लोगों के 1 मिनट होने वाली है। जल्दी 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 जल्दी, ये लीजिए, कर लिया होगा। अरे गतिज ऊर्जा क्या होती है, 12mv²। लगाओ 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 इसको, अब मैंने टाइम दे दिया। ये लीजिए 3 2 1 और ये 0। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है ये भाई, गतिज ऊर्जा सबसे पहले पता होनी चाहिए क्या होती है। गतिज ऊर्जा होती है 12mv²। ठीक, अब पहले वाली मान लो प्रारंभिक 12mv² है, यानी उसकी पहले जो वेलोसिटी थी वो v मान लो। अब जो उसकी गति है वो 2 गुना हो गई, यानी 2v हो गई होगी। तो अब इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 12m और 2v का स्क्वायर, यानी कि 12m इंटू 4v²। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ 12mv²। तो कितनी बढ़ गई, अरे 4। तो बाद वाली कितनी है, 4 गुना 1/2 mv², और पहले वाली प्रारंभिक वाली कितनी है, 1/2 mv²। अब इसको कर देंगे टाटा बाय बाय, तो ये और ये गया, बचा कितना, 4/1, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 4:1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? तो अगर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो कितनी होती है, 12mv²। ठीक है, अब उसकी गति को है उसको हमने 2 गुना कर दिया तो 2v हो जाएगी। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है वो तो हो गई 12mv²। 2 गुना वेलोसिटी करने के बाद में कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स, क्योंकि v² आ रहा ना, तो 2 गुना यानी 4 गुना, 3 गुना यानी 9 गुना, उसके वर्ग के अनुपात में गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट है हीलियम परमाणु। अच्छा ये हिल क्यों रहा है भाई, हाँ, हीलियम परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से 2 गुना भारी है। 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु की औसत ऊर्जा है। जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, आप लोगों को दिया जाता है समय। ठीक है, करिए इसको, करिए करिए करिए, इसको करेंगे सॉल्व, और सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग खुद प्रयास नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है।
जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, जल्दी 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 जल्दी। और इसके लिए मैं केवल 30 सेकंड दे रहा हूँ। और 2 1 0। देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा होती क्या है? हाफ mv²। अब ये कुछ भी बोले, औसत न इतने केल्विन न इतने वो, ठीक है भाई, बस गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है, वो होती है, उसका कोई लेना देना नहीं है किसी से भी, ठीक है, वो कर दिया। अब उसके बाद में देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। अरे भाई क्या हो रहा है बताइए। तो हमारे जो है गतिज ऊर्जा तो हाफ mv² होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है किसकी? यहाँ बात हो रही है हीलियम परमाणु और हाइड्रोजन अणु यानी कि गैसों की। तो आपको एक बात बता दूँ कि किसी भी गैस के अणुओं के लिए औसत ऊर्जा जो होती है, क्या औसत गतिज ऊर्जा होती है, वह गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। किसके? परम ताप के समानुपाती होती है। इसलिए आपका 298 केल्विन के ऊपर हीलियम परमाणु की भी जो औसत गतिज ऊर्जा होगी वो हाइड्रोजन परमाणु के अणु जितनी ही होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। अब ये गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है, लेकिन इसको अगर यूज करोगे तो यहाँ आप जो है आंसर गलत कर जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये है गैस के अणु और जिनकी औसत गतिज ऊर्जा जो होती है वो परम ताप के समानुपाती होती है, यानी लगभग सेम ही रहेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि यदि किसी कण पर या किसी कण का रेखीय संवेग 2 गुना, कितना? 2 गुना कर दें तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। चलिए टाइमिंग होती है शुरू, करिए करिए करिए। मैं चाहता हूँ आपके अंदर जो है कंपटीशन डेवलप्ड हो, आप लोगों को पता चले कि कैसे हम एग्जाम के अंदर 30 सेकेंड 40 सेकेंड 1 मिनट के अंदर हर क्वेश्चन का आंसर करके आ सकते हैं। अगर हम लगातार इसी टाइप से प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और चूंकि हमारे पास में टाइम रहा है कम, तो हम इसी प्रकार से प्रैक्टिस भी करनी ही चाहिए। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से जल्दी। फिर मैं अभी इस क्वेश्चन को देखिएगा 1 सेकेंड में करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों क्या बोला, कोणीय रेखीय संवेग। अब रेखिक संवेग होता क्या है? तो P बराबर जो mv होता है वो होता है रेखिक संवेग, और गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv², ठीक है। आपको इसने बोला कि mv जो है वो 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि हमारे कहने का मतलब क्या है? देखो हाफ mv² को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ क्या? p² अपॉन में 2m, ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है भाई? देखो पहले p1 मान लो, ठीक है, तो p1 का स्क्वायर अपॉन में 2m, मास तो वही रहेगा। और दूसरी बार इसने क्या बोला कि संवेग 2 गुना कर दिया जाता है, यानी कि अब जो है ये क्या कर रहा है? 2p कर रहा है, तो 2p² अपॉन में 2m कितना आ जाएगा? ये 4 टाइम्स ऑफ इसका, ये अगर ke है तो 4 टाइम्स ऑफ ke आ जाएगा, आएगा या नहीं? अरे 2 का स्क्वायर 4, बाकी तो p² अपॉन 2m ही आएगा जो ये रहा, तो 4 टाइम्स ऑफ हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 गुना, चौगुनी हो जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा का, ठीक है। यानी पहले अगर 1 थी तो बाद में 4 जूल उसको एनर्जी मिलेगी, कितना? 4 गुना हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और केवल इतना याद रखना था कि जो गतिज ऊर्जा है उसको हम p² अपॉन में 2m भी लिख सकते हैं। और वो कहाँ से पता चलता? वो पता चलता आपको p बराबर mv होता है उससे, और हाफ mv² गतिज ऊर्जा होती है उससे। चलिए एक क्वेश्चन है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, और करेंगे इसको सॉल्व, क्योंकि गतिज ऊर्जा से कई प्रकार के अलग अलग जो क्वेश्चन बनते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं आप उन क्वेश्चंस को सही करना सीख जाए, इसलिए इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस लिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी करिए। आपको दिया जाता है समय 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 समय,
और 25 सेकंड का ही इस बार देंगे क्योंकि इजी था, और ये होती है कंप्लीट 25 सेकंड। गतिशील पिंड का वेग तो आधा कर देंगे, तो देखो भाई हाफ mv² है गतिज ऊर्जा, उसमें वेलोसिटी को कितना कर दिया, अरे गतिशील पिंड का जो वेग है वो आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो आधा करेंगे यानी v/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 1/4 बाहर आ जाएगा, और हाफ mv², तो पहले का कितना हो गया 1/4 हो गया यानी चौथाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी जो है, दो द्रव्यमान दे रखे हैं और उनके बीच की अगर दूरी होती है, डिस्टेंस जो है उन दोनों के बीच में, उसको 2 गुनी कर दी जाए तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या होगा। 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, आधा होगा या 1/4 हो जाएगा। और इसके लिए समय स्टार्ट करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये गुरुत्वाकर्षण जो होता है इसके बारे में डिटेल। वैसे इसके बारे में पहले भी जो है कई क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिसके अंदर मैं विभिन्न प्रकार की इसकी जो भी जानकारियाँ है वो दे चुका हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब करेंगे सॉल्व जल्दी से जल्दी। और आपका टाइम जो है स्टार्ट हो चुका है, काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गई है। 4 3 2 1 और 0। तो देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल होता कितना है, तो Fg इक्वल टू होता है g इंटू m1 m2 अपॉन में r²। ठीक है, अब ये जो r है ये उन दोनों के बीच की दूरी की बात हो रही है। अब इसने क्या बोला, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए। 2 गुनी करने का मतलब g m1 m2 अपॉन में 2r इंटू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 बाहर आ जाएगा, बाकी हो जाएगा g m1 m2 अपॉन में r², यानी कि पहले का कितना हो गया fg का 1/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, या गुरुत्वीय जो आकर्षण होता है वो कितना होता है, g m1 m2 अपॉन में r², और इसके अंदर r जो है वो दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी है, और m क्या है, उन दोनों जो पिंड लिए गए उनका द्रव्यमान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि किसी वस्तु का संवेग जो है वो क्या होता है। अच्छा, इसमें काउंटडाउन की नहीं आई है क्या, कोई नहीं, इस क्वेश्चन को करेंगे कि किसी भी वस्तु का जो संवेग है वो क्या होता है। तो किसी भी वस्तु का संवेग जो है वो अभी जस्ट पीछे बताया जा चुका है, P बराबर होता है mv, यानी केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है क्या, नहीं, केवल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, नहीं, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए, अरे एकदम अच्छे से क्लियर है ना, किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या दोस्तों, कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं किससे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछा जा चुका है। काउंटडाउन करता हूँ इसका स्टार्ट, करिए इसको 30 सेकंड के अंदर अंदर, जल्दी करिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित कर सकते हैं, बताइए किससे, जल्दी बताएंगे इसके बारे में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित कर सकते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर देंगे सभी स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी प्लीज़, फास्ट फास्ट। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं, और ये लीजिए समय हुआ समाप्त। और यांत्रिक ऊर्जा को अगर हम विद्युत में परिवर्तित करना चाहते हैं तो विद्युत जनित्र से जो है ये हम कर सकते हैं। ठीक है, किससे, विद्युत जनित्र से। और विद्युत जनित्र जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। साथ ही साथ ये जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल जो है उसके आधार पर ही काम करता है। तो जो विद्युत जनित्र है
वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के आधार पर ये कार्य करता है। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आया और ये आपको काउंटडाउन अगर अच्छा लगा टाइमिंग वाला, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद नहीं आया है तो भी बता दीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय बाय, और आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे।